विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज गए हैं 8 और वक्त हो गया है 8 की बात का। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। यूपी में आज सियासी शनिवार है, जी हाँ, क्योंकि आज अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी चुनावी अखाड़े में अपना दम दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। आप 5 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आज कौन कौन सा नेता कहां कहां रहने वाला है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में रहकर चुनावी सभा करते हुए आपको नजर आएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो सपा नेता डिंपल यादव और जया बच्चन आज जौनपुर में 2 जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी। वहीं आज सीएम योगी के गढ़ में मायावती की भी रैली होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मायावती यहां पर चुनावी हुंकार भरती हुई दिखाई देंगी। और कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले पश्चिम, बुंदेलखंड, अवध और बचे हुए 2 चरणों के लिए पूर्वांचल में प्रचार करेंगी। महाराजगंज में वो जनसभा और रोड शो करती हुई दिखाई देंगी। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। एक देखिए, पूर्वांचल को साधने की कोशिश भाजपा किस तरीके से कर रही है। सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद होंगे, अखिलेश कहां पर हैं, जया बच्चन और डिंपल यादव कहां पर सभाएं करेंगे, मायावती की रैली कहां होनी है और कांग्रेस कहां पर जोर लगा रही है, वो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। बड़ी खबर है, गोरखपुर में सभी पार्टियों के दिग्गजों की चुनावी रैली होनी है। सीएम योगी आज से 3 मार्च तक गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में रैली करेंगे और साथ में रोड शो भी करेंगे। और अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। बात बसपा प्रमुख मायावती की कीजिए, मायावती भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 3 बड़े दल और उन दलों के बड़े चेहरे आज रहेंगे गोरखपुर में। देखिए, गोरखपुर में सभी पार्टियों के दिग्गजों की रैली होनी है बैक टू बैक। सीएम योगी आज से 3 मार्च तक गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में रैली भी करेंगे, खबर है कि रोड शो भी करेंगे। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी गोरखपुर में चुनावी जनसभा करते हुए देखे जाएंगे आज। और मायावती भी गोरखपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब देखिए, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज अलग अलग दलों के मौजूद आज रहने वाले हैं, जहां से वो ताल ठोकेंगे। गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर का सियासी समीकरण है क्या, वो आप समझिए। 2017 के चुनाव में क्या रहा था, देखिए, भाजपा ने 9 में से 8 सीटें यहां पर जीती और 1 सीट बसपा ने यहां पर जीती थी। चिल्लूपार सीट से बसपा के विनय शंकर तिवारी जीते थे। विनय शंकर तिवारी चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए। चिल्लूपार सीट से विनय शंकर तिवारी सपा के प्रत्याशी हैं। और गोरखपुर शहर से भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल जीते थे पिछली दफा। राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह अब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां से ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर शहर सीट के नतीजे 2017 में क्या रहे, वो भी जल्दी से आप जान लीजिए। कुल 24 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल की लगातार चौथी जीत यहां पर हुई 2017 में। और राधा मोहन को 1,22,000 से ज्यादा वोट यहां पर मिले थे पिछली दफा। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहां पर थी। राणा राहुल सिंह को 61,000 वोट यहां पर मिले। बसपा की बात कीजिए, बसपा के जनार्दन चौधरी को 24,000 वोट यहां पर मिले थे। 2017 चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर पीस पार्टी यहां पर थी। 2,252 वोट पीस पार्टी को भी यहां पर गए थे। और 19 प्रत्याशियों को
1,000 से कम वोट यहाँ पर मिले थे। अब गोरखपुर शहर सीट का इतिहास क्या रहा है अभी तक का, वो भी आपको जल्दी से हम बता दें। अब तक 12 बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, 12 दफा चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। 7 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है, जीत हुई है। कांग्रेस आखिरी बार 1985 में इस सीट पर जीत पाई थी। सपा और बसपा का आज तक यहाँ खाता भी नहीं खुला और 4 बार से राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ पर विधायक रहे हैं और 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के टिकट पर यहाँ पर जीते। उसके बाद 2002 में योगी का राधा मोहन दास अग्रवाल को समर्थन था। उसके बाद 2002 में भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर यहां पर रहे थे। 2007, 2012, 2017 में राधा मोहन दास भाजपा के टिकट पर जीते और 1989 से लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ला भाजपा से विधायक यहां पर बनते आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर शहर सीट कुल वोटरों की संख्या कितनी है वो भी जल्दी से आप जान लीजिए। 4.5 लाख यहाँ पर कुल वोटर्स हैं। कायस्थ यहाँ पर 95,000 के करीब हैं। ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 55,000 ब्राह्मण वोटर यहाँ पर हैं और मुस्लिमों की तादाद भी अच्छी है, 50,000 के करीब मुस्लिम वोटर यहाँ पर हैं और क्षत्रिय की बात कीजिए 25,000 क्षत्रिय यहाँ पर हैं। वैश्य यहाँ पर 45,000 के करीब हैं, निषाद 25,000 हैं। यादवों की संख्या भी अच्छी है, 25,000 के करीब यादव वोटर हैं और दलित यहाँ पर 20,000 हैं। पंजाबी, सिंध, बंगाली, सैनी कुल मिलाकर के इन चारों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है वोटर का 30,000 का। अब देखिए ये तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे, पूरा इतिहास हमने आपके सामने रख दिया है। 2017 में क्या कुछ हुआ वो भी आपने जान लिया और ये भाजपा का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर चुनौती और दलों के लिए बहुत बड़ी है। क्या उस चुनौती को पाट पाएंगे विपक्षी दल, ये लगातार नजर। यूपी में छठे और 7वें चरण के रण के लिए भाजपा आज पूरा दमखम लगाती हुई आपको नजर आएगी। आज भाजपा के बड़े बड़े नेता यूपी के अलग अलग जिलों में चुनावी सभाएं करते हुए देखे जाएंगे, चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर हेमा मालिनी, चाहे मनोज तिवारी को आप देख लीजिए या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भाजपा के 5 दिग्गजों की जो आज चुनावी सभाएं होनी है, उसी की तस्वीर है। जेपी नड्डा कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में जनसभा करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी आज महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़ में जनसभाएं भी करेंगे और साथ ही रोड शो भी वो करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगर आप बात करते हैं तो उनकी मौजूदगी कुशीनगर में होगी, वो वहां से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कुशीनगर में ही जनसभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। तो भाजपा किस तरीके से युद्ध स्तर पर जुटी हुई है आगे के बचे हुए फेजेस के लिए, वो भी आप देख लीजिए। गुरुवार को अखिलेश यादव ने राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया पर जो तंज कसा था, अखिलेश के उसी बयान पर राजा भैया ने चुनाव प्रचार के दरमियान तीखा पलटवार कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट वार पलटवार पर। ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। गुरुवार को कुंडा विधानसभा में गुलशन खिलाने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने मंच से बिना रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिए उन पर जो तंज कसे थे, आखिरकार राजा भैया ने अखिलेश यादव के उस वार का जवाब दे ही दिया। अखिलेश ने कुंडा में जनता से कुंडी लगाकर राजा भैया को बंद करने की अपील की थी, तो राजा भैया ने भी इसका जवाब दिया और बिना अखिलेश यादव का नाम लिए। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कुंडा कुंडा रहेगी और जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। सपा और राजा भैया के बीच दूरियां तो राज्यसभा चुनाव के दौरान ही बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से दोनों के बीच की ये सियासी खाई और गहराती जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव के बयानों पर राजा भैया ज्यादातर खामोश ही रहे, लेकिन प्रतापगढ़ जाकर जब अखिलेश ने गढ़ में ही
रघुराज प्रताप सिंह को चुनौती दी तो शायद राजा भैया को भी एहसास हो गया कि हमले का जवाब उसी अंदाज में दिए बिना अब बात नहीं बनने वाली। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमका एक गलत फहमी दूर कर दे। सरकार ने बनत यह है, बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमसे गलत फहमी दूर करेगा। 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। तो 27 फरवरी को प्रतापगढ़ में मतदान होना है और ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कुंडा में 30 साल से चला आ रहा राजा भैया का दबदबा बरकरार रहेगा या नहीं। लेकिन जिस तरह राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, उससे ये साफ है कि दोनों के बीच तल्खी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर की धरती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर की उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां से योगी जी को 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला। पहले 4 चरण पूरे होने के बाद कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा, बसपा और कांग्रेस की सफाई करने का काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बसपा और कांग्रेस का सफाया हुआ और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की जनता से अपील है कि जिसने राम भक्तों को भूना कर दो उसका ईवीएम सूना। धरती को प्रणाम करता हूं जहां से लगातार योगी जी को 5 बार सांसद और फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पहले 4 चरण पूरे होने के बाद मैं कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा, बसपा, कांग्रेस आई की सफाई करने का काम हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या देश की जनता नहीं भूली है। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना कर दो उनका ईवीएम सूना। बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्रेन में मिशन हिंदुस्तान की। यूक्रेन में संकट के बीच पीएम मोदी आज एक बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं और वो मीटिंग होगी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या फैसला इस बैठक से निकल करके बाहर आता है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में आज युद्ध का 3रा दिन है और पिछले लगातार 3 दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और आज यहां हिंदुस्तान में पीएम मोदी बैठक लेने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक अपने आप में बहुत अहम होगी। क्या फैसले बाहर निकल करके आते हैं, इस पर लगातार नजर है पूरे हिंदुस्तान की। आप देख रहे हैं यूक्रेन में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी है जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जी इसी फहरिस्त में पीएम मोदी बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अविनाश, आज ये बैठक होनी है कैबिनेट समिति की, कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो 12:05 पर कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक होगी जिसमें तमाम सारे मसलों को लेकर के बातचीत की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें जो भी फैसला लिया जाएगा वो कैबिनेट के तमाम सारे सदस्यों को ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी के साथ अगर बात करें, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हैं वो पड़ोसी मुल्क में पहुँच सके। इसी के कड़ी में अगर बात करें तो कल 400 के ऊपर छात्र रोमानिया और पोलैंड पहुँच चुके हैं और उनको लेने के लिए आज एयर इंडिया के 2 विशेष विमान हंगरी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो रोमानिया पहुंचेंगे और वहां पे जो तमाम सारे भारतीय पहुंच चुके हैं उनको वापस लेकर भारत लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी है भारत सरकार की कि वहां पे जितने भी छात्र फंसे हैं उनको जो पड़ोसी मुल्क है वहां पे पहुंचाया जा रहा है जिससे कि वहां से फिर सुरक्षित तरीके से भारत लाया जा सके। क्योंकि यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है और रशिया वहां पे लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, इस वजह से वहां पे एयर ट्रैफिक नहीं है, लिहाजा जितने भी भारतीय यूक्रेन में हैं उनको बसों के द्वारा
और तमाम अन्य साधनों के द्वारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, ये तमाम सारे देश हैं। इन देशों से भी भारत ने बात की है कि जितने भी भारतीय यूक्रेन से आ रहे हैं उनके देश में उनको सुरक्षित पास दिया जाए और सुरक्षित पैसेज दिया जाए, जिससे कि वो देश के अंदर इंटर कर सके और फिर वहाँ से उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। क्योंकि कल 400 के ऊपर छात्र रोमानिया और हंगरी पहुँच चुके हैं, तो उनको लेने के लिए आज एयर इंडिया का विशेष विमान जाएगा और 400 के ऊपर इन छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा। बाकी और जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई में रखा गया, अगर जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के बड़े विमानों का भी इस्तेमाल किया जाएगा तमाम सारे जो यूक्रेन में फंसे लोग हैं उनको वापस लाने के लिए। आज जो बैठक होगी उसमें भारत सरकार ये रणनीति बनाएगी कि किस तरीके से यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस निकाला जाए। भारत सरकार लगातार यूक्रेन से चाहे बात हो, चाहे अगर बात करें रशिया से हो, या फिर जो जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन तमाम सारे देशों से बातचीत कर रही है, जिससे कि तमाम सारे जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल अविनाश, लगातार कोशिशें तमाम हो रही हैं, जो हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए और जो यूक्रेन से लगते हुए अलग अलग देश हैं उनसे भी संपर्क लगातार साधा जा रहा है, ताकि वहां से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनको एयरलिफ्ट किया जा सके हिंदुस्तान। और आज जो बैठक होनी है उस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें लगातार बनी होंगी, खासतौर से उन परिजनों के जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो लगातार बहुत उम्मीदों के साथ इस बैठक को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। युद्ध के हालातों के बीच मुसीबत उन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन युद्ध की वजह से अब वो वहां पर बेहद परेशान हैं। वो वतन वापसी करना चाहते हैं, कुछ छात्र वतन वापस आ भी गए हैं। हम आपको यूपी के 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए। इन तस्वीरों के जरिए समझिए वतन वापसी की खुशी और यूक्रेन में युद्ध के बीच छात्रों के मन की टीस क्या है। पहली तस्वीर इटावा की आपके सामने हमने रखी है। एमबीबीएस की छात्रा तेजस्विता की वतन वापसी पर उनका पूरा परिवार काफी खुश है और उन्होंने अन्य छात्रों को भी यूक्रेन से निकालने की अपील की है सरकार से। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की आपको हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऋतिक पांचाल भी उन छात्रों में से एक हैं जो सकुशल हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। तीसरी तस्वीर कानपुर की आपको हम दिखा रहे हैं, कानपुर देहात की तीसरी तस्वीर है। यहाँ जानवी का परिवार दुखी है क्योंकि उनकी बेटी अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की है। यहाँ की रहने वाली रश्मि भी यूक्रेन में फंस गई है, मगर अब वो लौट आई, पहले वहां पर फंसी थी, उसके बाद हिंदुस्तान वापसी हो गई है। और पांचवी तस्वीर है महाराजगंज की, जहाँ दिव्या जायसवाल का परिवार उनकी वतन वापसी पर काफी भावुक है। और छठी तस्वीर कन्नौज की आपको दिखा रहे हैं। कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं और उन्होंने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है।